हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज के प्रीलिम्स डोज में आप सभी का स्वागत है। 31 जुलाई आज की डेट है और 31 जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम आज एनालाइज करेंगे इस डेली न्यूज़ एनालिसिस में फ्रॉम द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। अब देखो, मोस्टली आज कुछ बहुत खास न्यूज़ है नहीं, बहुत ही कम इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ऐसी न्यूज़ हैं जो आधी हमने पहले डिस्कस कर चुकी हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं इस एनालिसिस में हमारे पास क्या क्या है। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि जो लोग भी हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए देखो, आप लोग हमसे इन सभी मीडियम से कनेक्ट कर सकते हो। आप मुझसे टेलीग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। इस पे आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाया करेगी। जो भी अपलोड्स मेरी साइड से होते हैं, जो भी अपडेट्स होती है मेरी साइड से, आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पे सर्च करके बड़ी आसानी से आपको ये मिल जाएगा। दूसरा है हमारा मेल और ट्विटर और इंस्टाग्राम। आपको कोई भी दुख दर्द परेशानी हो रिगार्डिंग यूपीएससी, आप मुझसे इन सभी मीडियम से कनेक्ट कर सकते हो। अभी मेरे पास बहुत सारे आपके मेल्स और बहुत सारे मैसेजेस पेंडिंग हो गए हैं। आज मैं उन सभी को यहाँ पे रिजॉल्व कर दूंगी। ओके, तो डोंट वरी फॉर दैट। आगे बात करते हैं आज के आर्टिकल्स की। तो देखो, ये जो पिक्चर आपको दिख रही है ये है हमारे शहीद उधम सिंह जी की। ठीक है, शहीद उधम सिंह जी की आज डेथ एनिवर्सरी है और इसी चीज को ट्रिब्यूट देते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर आपको दिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे लिए जानना है जरूरी कि शहीद उधम सिंह कौन है। ओके, अब देखो, शहीद उधम सिंह जो हैं ये हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के एक बहुत बड़े रिवोल्यूशनरी थे। ओके, इनका जन्म हुआ था 1899 में पंजाब में और इनको जाना जाता है शहीद ए आजम सरदार उधम सिंह के नाम से, ग्रेट मार्टायर के नाम से। ठीक है, इनका जो ताल्लुक था, जो इनका कनेक्शन था, वो गदर पार्टी के साथ था। गदर पार्टी से ये जुड़े थे 1924 में यूएस में। गदर पार्टी क्या थी? एक तरह का ग्रुप था ये रिवोल्यूशनरीज का, जो कि काम कर रहे थे इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब ये जो गदर पार्टी से इनका कनेक्शन हुआ, ये कहाँ पे हुआ? यूएस में। 1934 में ये लंदन गए और लंदन गए सिर्फ एक ही मकसद के साथ। क्या मकसद था इनका, क्या मिशन था इनका? तो इनका मिशन ये था, थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। 1919 में कुछ चीजें हुई थी। 1919 में सबसे पहले रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट जो थे ब्रिटिशर्स लेकर आए और इसमें कहा गया कि किसी को भी ये अरेस्ट कर सकते हैं। इसी के अपोजिशन में यहाँ पे सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू और साथ में सत्यपाल, ये दो लोग थे जिन्होंने इसके अगेंस्ट में, ये रोलेट एक्ट के अगेंस्ट में आवाज उठाई और इनको अरेस्ट कर दिया गया। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आती है बैसाखी, अप्रैल 13 को। ठीक है, 1919 की ही बात है। यहाँ पे बैसाखी का एक मेला लगता है और सभी लोग इकट्ठे होते हैं सोचने के लिए कि क्या किया जाए आगे। और इस जगह पे, कहाँ पे ये इकट्ठा होते हैं? जलियांवाला बाग में। और इस जलियांवाला बाग में ब्रिटिश फोर्सेस पहुंचती हैं और बहुत ही इनसेंसिटिवली लोगों को मार देती है, लोगों का मर्डर हो जाता है और इसीलिए इसको जलियांवाला बाग मैस्केयर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जलियांवाला बाग मैस्केयर जो करवाया था जिसने, वहां पे दो लोग थे। एक तो जो यहाँ पे गवर्नर जनरल थे, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थे, और इसके अलावा यहाँ पे जो फोर्स को जिन्होंने ऑर्डर दिया था वो थे। तो जिन्होंने फोर्स को ऑर्डर दिया था उनका नाम था डायर, और जो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे उनका नाम था ओ डायर। ओके, अब यहाँ पे इन ओ डायर को यहाँ पे मारने के लिए, इनका मर्डर करने के लिए, इनसे रिवेंज लेने के लिए उधम सिंह जी जो हैं वो पहुंचते हैं लंदन। तो 1934 में जो उधम सिंह जी हैं लंदन पहुंचते हैं ओ डायर को असैसिनेट करने के लिए, जिन्होंने, जो 1919 में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और जिन्होंने यहाँ पे ऑर्डर दिया था इस मैसेकर को करवाने के लिए। ठीक है, तो 1919 की ये बात है, जलियांवाला बाग से रिलेटेड है और इसी का बदला लेने के लिए उधम सिंह जी जो थे वो ओ डायर को असैसिनेट करना चाहते थे। अब इन्होंने यहाँ पे असैसिनेट कर दिया मार्च 13 1940 में। यहाँ पे जो हमारे उधम सिंह जी हैं उन्होंने ओ डायर को शूट कर दिया। कहाँ पे? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के दौरान, यहाँ पे एक मीटिंग चल रही थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की, यहाँ पे कैक्सटन हिल में। ठीक है, इसी के बदले में इनको यहाँ पे फांसी की सजा होती है, इनको यहाँ पे हैंग कर दिया जाता है 1940 में।
यहाँ पे एक प्रिजन है जिसका नाम है पेंटनविले प्रिजन। ओके, तो यहाँ पे उधम सिंह जी के बारे में आपको कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। गदर पार्टी के बारे में भी कुछ चीजें बता देती हूँ कि ये एक इंडियन रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि इंडिया को लिबरेट कराना चाहती थी ब्रिटिश रूल से। ओके, यहाँ पे कई सारे तरह के लोग रहते थे। बेसिकली समझना कि ये पार्टी बनी कैसे थी। 1913 में ये पार्टी बनी थी और इसको बनाने वाले लोग कौन थे? माइग्रेंट इंडियंस, जो लोग इंडिया से शिफ्ट होकर, इंडिया से माइग्रेट होकर लंदन में आए हैं, यूएस में आए हैं, अलग अलग एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं, ये सब लोग जो है इन्होंने बनाया गदर पार्टी को। मोस्टली पंजाबीज थे। ये एक मल्टी एथनिक पार्टी थी और इस पार्टी में जो फाउंडर थे वो थे सोहन सिंह भकाना। 1913 की ये पार्टी की यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुआ और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में था। ठीक है, और इसी पार्टी से जुड़े हुए थे उधम सिंह जी। ओके, तो यहाँ पे गदर पार्टी के बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पेपर 1 जीएस पेपर 1 जो है हमारा हिस्ट्री वाला पोर्शन, उससे रिलेटेड है ये पूरा आर्टिकल। आगे बात करते हैं, स्टेट्स फेल टू गिव मिनिस्ट्री डिटेल्स ऑफ एलिफेंट रिजर्व्स। तो देखो ये न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि एलिफेंट रेंज स्टेट्स जो हैं हमारे देश में, उनसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एक रिपोर्ट मांगी थी कि आपके स्टेट में एलिफेंट रिजर्व कितने हैं, उनका काम कैसा चल रहा है, उनमें एलिफेंट्स की पॉपुलेशन कितनी है, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी। और ये इन्फॉर्मेशन अभी तक भी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को नहीं मिली है। ये हमें कैसे पता चला? एक आरटीआई लगाई गई थी इस चीज़ के ऊपर कि हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट बोलती है कि हमें ही इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो हम आपको क्या इन्फॉर्मेशन दें। इसमें माइक साइट्स की भी बात की हुई है। तो हमारे देश में कुल मिलाकर 10 माइक साइट्स हैं। ये माइक साइट्स क्या हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखो सबसे पहले तो समझना, एशियन एलिफेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है और एशियन एलिफेंट्स की 3 सब स्पीशीज होती हैं। पहली होती है इंडियन, देन होती है सुमात्रन, देन होती है श्रीलंकन। ओके, इसमें इंडियन स्पीशी की हम बात कर रहे हैं। तो इंडियन स्पीशी जो है सबसे वाइड रेंज की स्पीशी है ये, और इसकी प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करेंगे तो आईयूसीएन की एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एनवायरमेंट सेक्शन में से प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। आईयूसीएन स्टेटस पूछा जा सकता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, साइट्स के बारे में, सब कुछ। ओके, अच्छा अब देखो इंडिया के इनिशिएटिव देख लेते हैं एलिफेंट्स को लेकर क्या क्या है। एक तो गज यात्रा इंपॉर्टेंट है। गज यात्रा एक नेशन वाइड कैंपेन है जहाँ पे एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम काम कर रहे थे और ये लॉन्च की गई थी वर्ल्ड एलिफेंट डे 2017 में। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताओगे वर्ल्ड एलिफेंट डे हम कब मनाते हैं, कौन सी डेट पे मनाते हैं। दूसरा है प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये 1992 में स्टार्ट किया गया था। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, बेसिकली एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और इनको प्रमोट करने के लिए, इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया था। इसके अलावा एक इंटरनेशनल एफर्ट भी है। ये इंटरनेशनल एफर्ट क्या है? इसका नाम है माइक, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट प्रोग्राम। नाम से बहुत क्लियर है, एलिफेंट्स की जो इलीगल किलिंग होती है उसको रोकने के लिए प्रोग्राम लाया गया था 2003 में। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से आया। अफ्रीका और एशिया, इन दो रीजन्स में ही मेनली हमको एलिफेंट्स मिलते हैं। तो इन एरियाज में एलिफेंट्स की जो किलिंग है उसको रोकने के लिए और कंजर्वेशन एफर्ट्स को बढ़ाने के लिए ये पूरा माइक का प्रोग्राम आया था। अब देखो यहाँ पे माइक की जो हमारे देश में 10 साइट्स हैं उनके नाम भी देख लेते हैं। तो देखो एक है चिरांग रिपू और दिहिंग पटकाई असम में। इसके अलावा है दियोमाली अरुणाचल प्रदेश में, फिर गारो हिल्स है मेघालय में। इसके अलावा ईस्टर्न दोआर्स है वेस्ट बंगाल में, मयूरभंज है उड़ीसा में, शिवालिक है उत्तराखंड में, मैसूर है कर्नाटका में और वयनाड है केरला में, नीलगिरी है तमिलनाडु में। ये 10 साइट जो है इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, फिर से देख लो, चिरांग रिपू और दिहिंग पटकाई असम में, दियोमाली इन अरुणाचल प्रदेश, गारो इन मेघालय, ईस्टर्न दियोवार ये वेस्टर्न बंगाल में है, मयूरभंज उड़ीसा में है, शिवालिक उत्तराखंड में है, मैसूर कर्नाटक में है, वयनाड केरला में है और नीलगिरी तमिलनाडु में है। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। तो देखो एक छोटा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एनवायरमेंट से ही रिलेटेड है। यहाँ पे मैं आपको एक मैपिंग की साइट न्यूज़ में है, ये न्यूज़ में क्यों है मैं बता देती हूँ। आप सभी को पता है रेन फॉरेस्ट के बारे में। रेन फॉरेस्ट मेनली ट्रॉपिकल रीजन में आपको मिलते हैं। इक्वेटर के आसपास जो रीजन है वहाँ पे आपको ये रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लमसम बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज में रिच एरियाज इनको कहा जाता है। इसी का एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क इसी रेन फॉरेस्ट में न्यूज़ में है, जिसका नाम है विरुंगा नेशनल पार्क। कहाँ पे है ये? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। यहाँ पे हमको पता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, बहुत ही इकोनॉमिक क्राइसिस
क्राइसिस एक तरह का DR कॉन्गो में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो में चल रहा है, इसीलिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो की गवर्नमेंट ने ये बोला है कि यहाँ पे विरुंगा नेशनल पार्क को ऑक्शन किया जा रहा है, विरुंगा नेशनल पार्क का। यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑयल ड्रिलिंग के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है, ये रेन फॉरेस्ट में ऑयल ड्रिलिंग की बहुत डिमांड है, तो यहाँ पे विरुंगा नेशनल पार्क का जो यहाँ पे रेन फॉरेस्ट है उनका ऑक्शन किया जा रहा है ऑयल ड्रिलिंग पर्पस के लिए। तो आपको पता होना चाहिए विरुंगा नेशनल पार्क कहाँ है, DR कॉन्गो कहाँ है। तो देखो ये है अफ्रीका का मैप। अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आता है, ठीक है, यहाँ से शुरू करोगे तो यहाँ तक पूरा यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आता है, और स्पेशली इक्वेटर के आसपास। तो देखना इक्वेटर से कौन कौन से जगहों से इक्वेटर गुजरता है यहाँ पे। तो देखो साउथ टोम प्रिंसिपल से गुजरता है, फिर ये गैबॉन से गुजरता है, फिर ये कॉन्गो से गुजरता है, फिर DR कॉन्गो से गुजरता है। उसके अलावा यहाँ पे देखो ये युगांडा है, फिर केन्या है, और उसके बाद ये है सोमालिया। इन सभी एरिया से गुजरता है। यहाँ पे देखो ये लेक विक्टोरिया से भी गुजरता है, याद रखना इक्वेटर लेक विक्टोरिया से गुजरता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे देखो ये है DR कॉन्गो। क्या ये लैंडलॉक्ड है? नहीं, ये लैंडलॉक्ड नहीं है। देखो ये छोटा सा यहाँ पे एरिया खुलता है यहाँ पे, ठीक है, और ये कहाँ पे खुलता है? ये खुलता है यहाँ पे एटलांटिक ओशन में, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे इस साइड पे इंडियन ओशन है। ओके, अच्छा, DR कॉन्गो जो है सिर्फ अटलांटिक ओशन से रिलेटेड है, इंडियन ओशन से डायरेक्ट नहीं खुलता है। और लेक विक्टोरिया जो है यहाँ पे, ये देख रहे हो, लेक विक्टोरिया से भी इसकी बॉर्डर्स टच होती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे इसका मैप की लोकेशन मैं आपको दिखाना चाहती थी। अफ्रीका का मैप आज जरा बैठ के एटलस में अफ्रीका का मैप को एनालाइज करिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है अबाउट एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो देखो ये जो स्पीशी आपको बटरफ्लाई की दिख रही है, इसको मोनार्क बटरफ्लाई कहा जाता है। बड़ी फेमस बटरफ्लाई है जो अमेरिकाज में आपको जनरली देखने को मिलती है, नॉर्थ अमेरिका में स्पेशली। इसको IUCN ने, IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसने इसे एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिया है। रेड लिस्ट यहाँ पे IUCN निकालती है, जिसमें 9 कैटेगरीज में सब स्पीशीज को रखा जाता है। इस 9 कैटेगरीज में से एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया है इस मोनार्क बटरफ्लाई को। ओके, अच्छा, ये न्यूज़ में इसीलिए भी है कि यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में जहाँ पे ये मेनली पाई जाती है, वहाँ पे इसकी पॉपुलेशन लगभग 72% से घट गई है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। अब मोनार्क स्पीशी के बारे में देख लेते हैं, मोनार्क बटरफ्लाई के बारे में। ये वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल बटरफ्लाई है। क्यों? क्योंकि ये बहुत असेंशियल पॉलिनेटर है, ठीक है, पूरे इकोसिस्टम का एक असेंशियल पॉलिनेटर है ये, जो यहाँ पे ग्लोबल फूड वेब को मेंटेन करने का काम करती है। अब देखो ये इतनी तेज़ी से क्यों कम हो रही है? क्योंकि एक इसकी यूनिक लाइफस्टाइल है वो ये कि ये ब्रीड जब करती है ना, तो सिर्फ एक ही प्लांट पे ब्रीड करती है, एक ही प्लांट के ऊपर, एक पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर ब्रीड करती है, जिसका नाम है द मिल्क वीड्स। और ये मिल्क वीड जो है ये धीरे धीरे हटाए जा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हैं फार्मर्स के थ्रू, क्योंकि ये जो है एक तरह की वीड होते हैं जो अनडिजायर्ड अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं क्रॉप्स के साथ, वो प्लांट्स हैं ये मिल्क वीड्स। इसीलिए इनको यहाँ पे फार्मर्स हटाते जा रहे हैं, वीडिसाइड्स इनके अगेंस्ट यूज हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ड्रॉट्स आ रहे हैं, स्टॉर्म्स आ रहे हैं, इसके कारण यहाँ पे इनकी ब्रीडिंग नहीं हो पा रही मोनार्क बटरफ्लाई की, और इसीलिए इनको अब एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, मोनार्क बटरफ्लाई की स्टेटस क्या है IUCN में। अब IUCN की बात करें तो IUCN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेनली बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए काम करती है। और इस IUCN ने एक ये एक रेड लिस्ट निकालती है। इस रेड लिस्ट में 9 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें सभी जो कैटेगरीज हैं वो अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पे असाइन की जाती हैं अलग अलग स्पीशी के लिए, और एंडेंजर्ड कैटेगरी जो है वो इसमें से एक है। यहाँ से देखो नॉट इवेल्युएटेड, फिर डाटा डिफिशिएंट, फिर लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटन्ड, वल्नरेबल, उसके बाद एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, फिर एक्सटिंक्ट। ये कैटेगरीज डेंजर जितना बढ़ता जाएगा, एक्सटिंक्शन जितना बढ़ता जाएगा, उस बेसिस पे ये कैटेगरी भी आगे बढ़ती जाएगी। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू। देखो वैसे मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत और बता देती हूँ। PMLA की वैलिडिटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इसके ऊपर ये आर्टिकल है। तो ये PMLA क्या है, उससे पहले हम जानते हैं ML क्या है। ML क्या है? यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग मैं आपको बता चुकी हूँ। आपने किसी गलत जगह से, किसी इलीगल एक्टिविटी से पैसा कमाया है, उसको एक तो आपने वो पैसा कमाया क्रिमिनल एक्टिविटीज से, ठीक है,
और उसके बाद आप उस पैसे को, वो ब्लैक मनी आपका, लेकिन आप उसको व्हाइट करना चाह रहे हो। ये पूरा प्रोसेस जो होता है मनी लॉन्ड्रिंग होता है। इसमें बेसिकली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले तो आपने कोई इलीगल क्राइम से पैसा कमाया, ये पैसा आ गया, ठीक है। अब इसका आप करोगे प्लेसमेंट। प्लेसमेंट कहाँ करोगे? अकाउंट में किसी प्लेसमेंट करोगे, किसी कंपनी की बैलेंस शीट में इसको दिखाओगे। तो सबसे पहले तो आपने इसको फाइनेंशियल सिस्टम में प्लेस किया, ओके। तो ये फाइनेंशियल सिस्टम में प्लेस करना है प्लेसमेंट। उसके बाद आप यहाँ पे इसकी लेयरिंग करोगे। लेयरिंग करने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे एक अकाउंट में डालोगे इस पैसे को, इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट में, या फिर इसको एक ही बार में 10 अकाउंट में शिफ्ट करोगे और इन 10 अकाउंट से फिर 10 अकाउंट में शिफ्ट होगा। तो एक के बाद एक अकाउंट में इसको ट्रांसफर करते जाओगे छोटे छोटे अमाउंट में, सो दैट समझ नहीं आए कि इसका ओरिजिन कहाँ से है। और उसके बाद इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे? कि आपने कोई कंपनी खोली है आपकी, ठीक है, जो व्हाइट में पैसा कमाती है। उस व्हाइट कंपनी में आपने क्या किया कि अलग अलग ये 15-20 अकाउंट से आपके पास छोटे छोटे अमाउंट में पैसे आए। तो ये छोटे छोटे अमाउंट में आप पैसे दिखा सकते हो, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आपने जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया था ना, वही साथ में आ गया इस कंपनी में और आपका पैसा हो गया व्हाइट। तो ये हो गया इंटीग्रेशन। इससे आपकी ब्लैक मनी हो गई व्हाइट। इसे बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। इसी को रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया है 2002 में, ठीक है। और इसी की यहाँ पे जो वैलिडिटी है उसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। इसी के कुछ नए प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स वगैरह हुए थे, उसको यहाँ पे चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो यहाँ पे इस आर्टिकल में बताया गया है। तो सबसे पहले तो ये जो पीएमएलए एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये और ईडी की वर्किंग, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की वर्किंग के ऊपर क्वेश्चंस खड़े किए गए थे। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है वो देखेंगे। तो यहाँ पे इसे ड्रैकोनियन कहा जा रहा था। इसे ये कहा जा रहा था कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से इसको मिसयूज कर रही है, इन दोनों को, पीएमएलए को भी और ईडी को भी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी। तो यहाँ पे देखो कुल मिला के कोर्ट ने क्या कहा है, कोर्ट ने बेसिकली एक तरह से देखोगे गवर्नमेंट की साइड लिए कि नहीं, कुछ भी पीएमएलए में गलत नहीं है, सब कुछ वैलिड है, ओके। तो देखो एक एक करके चीज समझते हैं कि वर्डिक्ट था क्या। वर्डिक्ट ये था कि 1980s के दौरान यहाँ पे काफी ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ गई, इसके कारण क्या हो रहा, टेररिज्म को भी फंडिंग मिल रही थी, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत नुकसान हो रहे थे। उसके बाद यूएन कन्वेंशन आता है अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। ये जो यूएन कन्वेंशन है ये वियना में अडॉप्ट किया जाता है 1988 में। इसको वियना कन्वेंशन भी बोलते हैं। और ये पहली ट्रीटी बनती है जो कि नेशंस को ये बोलती है कि आप सभी नेशंस अपने अपने देशों में एक लॉ बनाओ जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग हम कम कर सके। उसके बाद आता है नेक्स्ट यहाँ पे एफएटीएफ जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये G7 समिट में बनता है पेरिस में 1989 में। ये बोलता है कि हमें मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म करना है, इसके लिए सभी कंट्रीज काम करेंगी। इसके बाद 2000 में आता है यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इसको पलेर्मो कन्वेंशन भी बोला जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पलेर्मो कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन, ये सब कुछ, ओके। ये जो है पलेर्मो कन्वेंशन, ये एडवोकेट करता है कि जो हमारा ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है, ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब क्या होता है ये भी जान लो। एक तो होता है नॉर्मल क्राइम, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बेसिकली रिलेटेड होता है पैसे से, मनी से। आप यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे हो, तो ये ड्रग ट्रैफिकिंग एक क्राइम भी है और इससे आपका पैसा भी चल रहा है, पैसा भी कमा रहे हो बहुत ज्यादा। यहाँ पे सेक्स रैकेट्स जो होते हैं, ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब जो होते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स होते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे डायरेक्टली क्राइम में इन्वॉल्व नहीं हो, क्राइम आप जो कर रहे हो वो पैसे के लिए कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि टेरर फंडिंग हो गई, ठीक है। टेरर फंडिंग भी जो आप कर रहे हो, इसमें आपको अगर पैसा वापस रिटर्न में आ रहा है तो ये एक तरह का बिजनेस कर रहे हो आप थ्रू अ क्रिमिनल एक्टिविटी, ओके। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम्स को रोकने के लिए ये ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम कन्वेंशन आया था यूएन का। इसके अलावा हम इंडिया में हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लेकर आते हैं 2002 में, और ये फोर्स में आता है 2005 में। इसमें इंडिया जो है वो बोलता है कि हमने इंटरनेशनल कन्वेंशन से अबाइड किया है ये पीएमएलए लाकर, और इसीलिए पीएमएलए जो था हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ बन गया। इसमें आगे जाके कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए और बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग का जो मिनास है उसको खत्म करने के लिए ये एक्ट लाया गया। अब सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने ये कहा है कि इसके ऊपर कोई कंटेंशन नहीं, सब वैलिड है। अब मनी लॉन्ड्रिंग के डेफिनेशन के ऊपर बड़ा इशू, बड़ा बवाल मचा हुआ है। इसमें देखो 3 पार्ट शेड्यूल है यहाँ पे ऑफेंस को डिफाइन करने के लिए कि टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, करप्शन वगैरह में आप लगाओगे उस पैसे को मनी, यहाँ पे ब्लैक मनी बोला जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग बोला जाएगा। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। आपने इलिसिट एक्टिविटी के थ्रू पैसा कमाया लेकिन इसको आपने वाइट नहीं किया है,
ठीक है। तो अगर आप ये दोनों काम करते हो, एक तो पैसा कमाते हो गलत सोर्स से और उसके बाद उसको वाइट करते हो, इस पूरे एक्ट को मनी लॉन्ड्रिंग बोला जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ईडी जो है अभी अरेस्ट करने लगी है अगर आप इलीगल एक्टिविटी के थ्रू, इलीगल क्राइम के थ्रू भी, इलीगल कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसके थ्रू अगर आप पैसा कमा रहे हो जो कि ब्लैक मनी है, अगर आपने कमाया है उसको व्हाइट में कन्वर्ट नहीं भी किया है, फिर भी आपको यहाँ पे अरेस्ट करने लग रही है ईडी। ठीक है। तो यहाँ पे पिटिशनर्स का कहना है कि भैया पीएमएलए में तो ये लिखा है कि आप कमाओ, उसके बाद अगर उसको व्हाइट करने की कोशिश करोगे उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलेंगे। तो यहाँ पे कोर्ट बोलते कि नहीं, कैसी बातें कर रहे हो तुम। ठीक है। यानी कि अगर आपने कहीं से गलत तरीके से पैसा कमाया है तो क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगी। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये नहीं कि आपने कोई पूरी प्रोसेस, पूरी साइकिल कंप्लीट करी तभी उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोला जाएगा। अगर आपने गलत एक्टिविटी से पैसा कमाया वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद देखो बोला जाता है कि यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं ईडी को लेकर, कि ईडी जो अपनी एफआईआर फाइल करती है उसका नाम है ईसीआईआर। ये है ना जो एक्यूज होता है, जिसको ये एक्यूज करते हैं कि तुमने यहाँ पे ब्लैक मनी कमाई है, उसको यहाँ पे एफआईआर की कॉपी तक नहीं दी जाती, उसको बताया तक नहीं जाता कि आपको ये अरेस्ट किया जा रहा है तो क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। तो इसके ऊपर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में गए कुछ पिटिशनर। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि देखो ईडी जो है वो एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यहाँ पे फाइल करती है, जैसे एफआईआर होती है ना वैसे इनकी ईसीआईआर होती है। ठीक है। और जो एफआईआर होती है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट हो सकता है क्योंकि वो ऑर्डिनरी केस है, लेकिन ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, देश की सिक्योरिटी का केस है, इसीलिए इसको पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता और अक्यूज्ड के साथ ये ईसीआईआर शेयर नहीं की जाती। ये नहीं बताया जाता कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पे अगर किसी को समन किया भी जा रहा है, मान लो किसी को बुलाया जा रहा है, ईडी ने बुलाया कि आप आइए, अब उस सामने वाले पर्सन को पता ही नहीं कि क्यों बुला रहे हैं। क्या हमको एज अ विटनेस पेश करने के लिए हमको बुलाया जा रहा है, क्या हमसे पूछताछ करने के लिए बुलाया जा रहा है, कि हमको अरेस्ट करने के लिए बुलाया जा रहा है, कुछ पता ही नहीं है उसको। ठीक है। तो यहाँ पे पिटिशनर का मेन इशू ये था कि यहाँ पे क्रिमिनल केसेस में भी ऐसा नहीं होता जैसे कि आप इसमें कर रहे हो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। तो कोर्ट बोलता है कि देखो ईसीआईआर और एफआईआर को आप इक्वेट नहीं कर सकते, दोनों के मैंडेट्स अलग होते हैं, दोनों का इंटेंशन, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर अक्यूज्ड आपको ये बोले कि भैया हमको यहाँ पे एक कॉपी दो एफआईआर की, ईसीआईआर की, तो आप यहाँ पे कॉपी देने नहीं जाओगे, ईडी यहाँ पे इनको कॉपी देने नहीं जाएगा। क्यों नहीं देने जाएगा? क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड एक इशू है। ओके। और दूसरी चीज ये कि जो ईसीआईआर है वो आपको दी तो नहीं जाएगी, लेकिन ये चीज बोली है सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कि जब आप किसी को अरेस्ट करने जाते हो तो उसको ग्राउंड्स बताओ कि क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। भाई तुमको ईसीआईआर की कॉपी तो नहीं देंगे, लेकिन ग्राउंड्स तो बता ही सकते हैं कि क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो कोर्ट ने यही सजेस्ट किया है कि ईडी जो है वो यहाँ पे ये कोशिश करे कि अपनी वेबसाइट के थ्रू लोगों को अवेयर करे कि ईडी की पावर्स क्या है, ईडी को ये पावर्स कहाँ से मिली है, और अगर कोई अक्यूज है तो उसके क्या राइट्स है, क्या ऑप्शन है उसके पास, क्या रेमेडीज है। ये सब काम ईडी को जरूर करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे क्या ईडी ने क्या कहा कि ईडी जो कोर्ट ने क्या कहा, ईडी जब समन करता है, जैसे अभी सोनिया गांधी जी को समन कर रहा है बहुत बार ईडी, तो ईडी इतनी बार समन करता है, किसी को बुला लेता है, तो कोर्ट का उस पर क्या कहना है। तो कोर्ट ने कहा कि देखो पुलिस ऑफिसर जब आप यहाँ पे पिटिशनर कहता है पुलिस ऑफिसर जब आपको बुलाता है पुलिस स्टेशन पे तो पता रहता है कि क्यों बुलाया है। या तो हमको अरेस्ट करने के लिए बुलाया गया है, या तो हमको गवाही देने के लिए बुलाया गया है, या तो हमको हाजिरी देने के लिए बुलाया गया अगर हमने कोई काम किया, हम बेल पे आउट है तो। ठीक है। लेकिन ईडी के केस में पता ही नहीं चलता कि क्यों बुलाया गया है। ठीक है। तो इसको भी चैलेंज किया गया, लेकिन कोर्ट ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया कि देखो ईडी के ऑफिसर जो है वो पुलिस ऑफिशियल्स नहीं है और ये प्रोसीडिंग्स नॉर्मल प्रोसीडिंग्स नहीं है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, इसीलिए ईडी के पास ये पूरी यहाँ पे ऑटोनॉमी है कि वो मटेरियल को कलेक्ट कर सकता है, एविडेंसेस को कलेक्ट कर सकता है बिना किसी पर्सन को अक्यूज ट्रीट करे या बिना उसे प्रोसिक्यूट किए। तो बेसिकली आपको बताने की हमें जरूरत नहीं है कि हम आपको क्यों समन कर रहे हैं, ये कहा है कोर्ट ने। इसके अलावा देखो कोर्ट ने क्या स्ट्रिंजेंट बेल प्रोविजन को क्या बोला है, स्ट्रिंजेंट बेल प्रोविजन के बारे में। तो देखो पिटिशनर यहाँ कहते हैं कि दो कंडीशंस यहाँ पे ईडी रखती है कि अगर हमने आपको अरेस्ट किया है, आप अक्यूज हो, तो आपको अगर बेल चाहिए तो दो कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन ये कि कोर्ट को लगता हो कि आपके पास रीजनेबल ग्राउंड है जहां पे आपको बेल मिल सके, और दूसरा ये कि आप यहाँ पे आपके यह श्योरिटी हो कि जो बेल का टाइम रहेगा, बेल के बाद आप फिर से वो ऑफेंस कंडक्ट नहीं करोगे, परफॉर्म नहीं करोगे। ये जब श्योरिटी होगी कोर्ट को तभी आपको यहाँ पे बेल मिलेगी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे जो प्रोविजन है इसको स्ट्राइक आउट कर दिया था, लेकिन अभी यहाँ पे पार्लियामेंट ने फिर से इनेक्ट किया इस बिल को, इसमें अमेंडमेंट किए और इस सेक्शन को फिर से लेके आए कुछ चेंजेस के साथ, कुछ
कुछ कंडीशंस के साथ, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहोल्ड किया है, पार्लियामेंट की पावर को अपहोल्ड किया है कि आप यहाँ पे इस तरह का कोई भी प्रोविजन ऐड कर सकते हैं। तो कुल मिला के कोर्ट जो है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट के साथ है, पार्लियामेंट के साथ है, कि पार्लियामेंट और गवर्नमेंट जो कर रहे हैं, ईडी जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब बस इशू ये है कि अमेंडमेंट्स जो आए थे, पीएमएलए में कुछ अमेंडमेंट्स लेकर आई थी पार्लियामेंट, ये अमेंडमेंट्स लाए गए थे मनी बिल के थ्रू, पर ये रास्ता कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत कॉन्ट्राडिक्टेड है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। तो इसके ऊपर अभी बातचीत और होनी बची है, तो ये लार्जर बेंच के पास ये शिफ्ट किया गया है मामला कि क्या मनी बिल से हम पीएमएलए में कोई प्रोविजन चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसको अभी और डिबेटेबल है ये, तो इसके ऊपर अभी हमको देखना होगा। तो ये था पूरा हमारे सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज के। आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा उसको कमेंट ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।